गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूवर्स। आज हम जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है न्यूज़पेपर का एडिटोरियल डिस्कशन करने वाले हैं। और जो भी पीसीस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही खास चीज़ है। तो हम यहाँ पर बेसिकली जो है इम्पोर्टेंट एडिटोरियल को कलेक्शन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या जो है वो आंसर्स में ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अभी का जो आंसर्स है वो डायनेमिक होना चाहिए। और डायनेमिक आंसर करने में हमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। तो आइए देखते हैं आज के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप आंसर राइटिंग में शामिल कर सकते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे अब मैंने ये आर्टिकल ये चुना है आप लोगों के लिए, जिसका नाम है विश्व का आपूर्तिकर्ता बन सकता है भारत। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो है एनर्जी संकट है ना, वैश्विक मंदी का दौर चल रहा है, वहाँ पे एनर्जी संकट है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस आर्टिकल के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़ा चीज़ है, ये आर्टिकल का सबसे बड़ा खासियत, जिसे अभी हम बात कर रहे थे कि आर्थिक मंदी का समय है और हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस कितना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एनर्जी क्राइसिस जो अभी वर्तमान में है वो किस कारणों से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो बड़ा कारण है, तो हमें रूस और जो यूक्रेन का जो वॉर है उससे हम देखते हैं कि हमारा जो सप्लाई सिस्टम है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है। दूसरा कारण हम देखते हैं कि जितनी भी ओपेक प्लस कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है उसमें लगभग 30 से 40% उन्होंने अपनी गिरावट कर रखी है, जिससे क्या हुआ है कि वो पूरा से पूरा जो है एनर्जी क्राइसिस जो है वो डिपेंड हो गया। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो है हम आर्थिक संकट देख रहे हैं वर्तमान में। एक तो ये है कि अमेरिका का जो फेडरल बैंक है, आप देखेंगे कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो डायरेक्ट उसका जो प्रभाव है भारतीय रुपये पर पड़ रहा है। और भारतीय रुपया पर जो है लगातार कमज़ोर होते जा रहा है डॉलर के मुकाबले। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए रख रहा हूँ कि ये पृष्ठभूमि को समझना ज़रूरी है, तभी आप जो है एडिटोरियल की किसी चीज़ों को समझ पाएंगे। और यहाँ पे हम मेनली हम ये कंसर्न करें कि आप यहाँ से पॉइंट लेंगे कि अपने आंसर्स को कैसे फ्रेम करना और कहाँ आप इसको यूज करने में यूज कर सकते हैं। वही देखने वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अभी विश्व बैंक ने एक प्रिडिक्शन कर रखा है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कितनी दर से बढ़ेगी। तो जो भी हम इकोनॉमिक्स के आंसर बनाते हैं, जैसे बिहार में अगर आप देखोगे जियो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे जब तक आप इन डेटाज को यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ नोट करने वाली है। जैसे कि विश्व बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष में 22-23 में 6-5% दर से बढ़ेगी। तो ये वैसे क्वेश्चंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पे बात किया जाता है कि आर्थिक मंदी से गुजर रहा है तो भारत के पास क्या प्रोस्पेक्ट है भारत को आगे बढ़ने का। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें डाल सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने ये प्रिडिक्ट कर रखा है कि 22-23 में भारत की जो आर्थिक दर है 6.5% है। हालांकि यहाँ पे और चीज़ें नहीं दी हुई हैं, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि और जो वैश्विक वृद्धि दर विश्व बैंक ने प्रिडिक्ट कर रखा है वो मात्र 2 से 3% है। तो आप सोच सकते हैं जहाँ पे पूरी वैश्विक ग्रोथ 2 से 3% हो रही है वहाँ भारत पे 6.5% है। तो आप ये सोच सकते हैं कि भारत ये आर्थिक जो मंदी का जो समय है वहाँ पे कैसे ये इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो अभी हम देखेंगे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है जब भी हम बात करते हैं कि आर्थिक मंदी से ऊपर आगे बढ़ना है, तो हम ये देखते हैं कि कैसे आगे भारत जो है आगे बढ़ सकता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं। ठीक है। आप अभी स्टार्टअप देख सकते हो, बैक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है भारत का है वो देख सकते हो। इसके अलावा भारत ने अभी आत्मनिर्भर भारत तो एक पैकेज लाया था। ठीक है। 20,000 करोड़ रुपए की, तो उससे वो जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ना। और इसके अलावा भी डिजिटलाइजेशन का काम है। तो अभी हम देखेंगे कि डिजिटलाइजेशन जो है वो आप देखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी यूज हो रहा है। ठीक है। क्योंकि अभी हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 की। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइज मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 है क्या आखिर। ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि पहले हमारा जो सीक्वेंस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का 1.0 से शुरू हुआ, फिर 2.0 से हुआ, फिर 3.0 से हुआ, 3.0 ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे जो है फर्दर बढ़ा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 जो है बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऑटोमेशन हो गया, बिग डेटाज हो गए,
फिर आपके रोबोटिक्स हो गए, ड्रोन हो गए, इन सब का उपयोग जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 में हो रहा है। तो भारत इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि उनकी एक रणनीति बन रही है। अभी हाल ही में आप देखोगे प्रधानमंत्री महोदय ने ड्रोन नीति के बारे में बात किया। तो इन सब चीज़ों से जो है बेसिकली क्या है, वो भारत का जो है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्ट करेगा और भारत जो है आगे इसमें बहुत अच्छा करेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इनोवेशन। तो इनोवेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों इसलिए ज़रूरी है कि अभी स्टार्टअप्स का समय है। तो जैसे इनोवेशन आएगा तो वो स्टार्टअप रन करेगा, स्टार्टअप अच्छी होगी तो आप हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो अच्छी होगी। तो ऐसे में ये मंदी में जो भारत को जो है दुरुस्त करने, मंदी में भारत की अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने का एक काम कर सकता है ये आपका इनोवेशन। ठीक है। तो इसी में हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे आफ्टर ऑल जो है वो क्या हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि अभी जैसे वैश्विक मंदी का टाइम है तो आप देखेंगे कि चीन में जो बहुत सारे जो निवेश लगे हुए हैं, अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अच्छा कर लेता है तो हम देखेंगे कि जो भी चीन में निवेश है या और भी कंट्रीज़ में निवेश है वो भारत जो है अपने आप में अट्रैक्ट कर पाएगा। स्पेशली चीन हो गया या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, क्योंकि वहाँ भी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी आप देखेंगे तो आर्थिक संकट का समय है, तो वहाँ भी इन्वेस्टर्स जाहिर सा बात है कि वहाँ कम होंगे और इधर भारत की तरफ से वो शिफ्ट होंगे। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में अगर आप देखेंगे कि जो लेबर कॉस्ट है अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। ठीक है। और भारत की आप देखते हैं कि जितनी भी डेमोग्राफी डिविडेंड स्पेशली देखें 25 साल से उम्र से ऊपर की, तो यहाँ 50% से भी ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगा कि भारत सरकार जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए अभी 2-3 और पहल उठाई है जिसको आप आंसर में ऐड कर सकते हैं। एक तो है कि PLI जिसको कहते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। ठीक है। इसके अंतर्गत जो है जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उनको आपस में जोड़ा जा रहा है। एक गति शक्ति है, लॉजिस्टिक है। इससे गति शक्ति और लॉजिस्टिक से क्या होगा कि हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा। और लॉजिस्टिक नीति से भारत का क्या होगा कि जो लागत लगता है लॉजिस्टिक पे, आप देखेंगे कि अभी जीडीपी का ये शायद मैं लगभग ये 10% से 12% हमारा जो जीडीपी जो है वो आपका लॉजिस्टिक लागत में ही ख़त्म हो जाता था। तो अब जो अभी लॉजिस्टिक नीति बनी है उस लॉजिस्टिक नीति से भारत का सोचिए कि 12% जो जीडीपी है जो आपका लॉजिस्टिक लागत पे ख़त्म हो जाता था वो सेव होगा। तो ये कितना बड़ा भारत के लिए सही चीज़ है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट कोविड में भी जाएंगे तो भारत सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं जिससे भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा हो सकता है। जैसे वोकल फॉर लोकल है, आत्मनिर्भर भारत है। ठीक है। मैंने एक पैकेज की बात करी जिसमें 20,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए भी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने आंसर्स में जो है वो लागू कर सकते हैं कि भारत जो है आर्थिक मंदी के दौर में कैसे जो है आगे बढ़ सकता है। ठीक है। और इसके अलावा हम जैसे अभी अब बात कर रहे हैं सेज की, तो सेज की भी देखते हैं कि अपनी एक कमियां हैं, लेकिन उनको भी दुरुस्त करने के लिए जो है ये चीज़ें मदद ली जा रही हैं। आप इंटरनेशनल लेवल पे एक चीज़ और दे सकते हैं कि भारत जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो है वो उपयोग कर रहा है। बहुपक्षीय जो संस्थाएं हैं जैसे क्वाड हो गया या ब्रिक्स हो गए या बिम्स्टेक हो गए, इसके थ्रू भी जो है भारत जो है जो अपना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको रैपिड कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट कर रहा है। ठीक है। भारत के संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लगभग ऑलमोस्ट समझिए कि फ्री ट्रेड जो है वो ट्रीटी जो है वो लगभग डन होने जा रही है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे हो या भारतीय जो लोकल लेवल पे हो, भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए काफ़ी कदम उठाए हैं और इन सब चीज़ों को आप अपने आंसर्स में शामिल कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि जो अभी आगामी जो बीपीएससी की मेंस परीक्षा है ये क्वेश्चंस बन रहे हैं कि चाहे वो क्वेश्चन कि भारत आर्थिक मंदी से कैसे आगे बढ़ सकता है या जो वर्तमान में वैश्विक मंदी का स्थिति है वो क्या है। तो आप इससे अपने आंसर्स को फ्रेमिंग करने में, इसको अच्छे करने में आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि जब भी जियो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आप बना रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ठीक है आपने कंटेंट आपके पास कम है चलेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंस कंटेंट है वो आपके पास होने चाहिए। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि आप जो है डेटास का उपयोग करेंगे
इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इस्तेमाल करेंगे, उनके आंकड़े उनके रिपोर्ट्स को यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा कि ऑथेंटिसिटी जो है आपके आंसर्स में बढ़ेंगी और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं तो आप कितने भी पॉइंट्स लिख लीजिए, आपको मार्क्स जो है वही होगा कि 16 to 18 19 आपको दे दिया जाएगा और फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने हैं यानी 2 से 3 नंबर या 4 नंबर की जो भी लीड लेनी है आपको, आपको ये करना है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आपको डालने हैं, आपको तैयारी करनी है। जैसे बिहार के अब जियो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स आप देखेंगे तो वहाँ पर एनर्जी एनर्जी है, एग्रीकल्चर है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, एमएसएमईज़ हैं। तो आप क्या कीजिए कि इसमें एक आंकड़े जो है वो बना लीजिए। मैं भी आने वाले समय में आपको मैं ये चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा और उसको अपने आंसर्स में यूज कीजिए, तो आप अच्छे कर सकते हैं। तो ये मैं तो सिर्फ एक एडिटोरियल को लेकर आज मैंने अपना पहला व्यू रखा हो, तो मैं धीरे धीरे करके इसे और इम्प्रूव करूँगा और आपके लिए एक अच्छा सा जो होता है आंसर प्रस्तुतिकरण के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। देन थैंक्स फॉर लिसनिंग, और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे हम लोग इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद।